जी तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब, कहां, क्यों, कैसे और किस वक्त किस जगह पर क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्या होने से जुर्म और जुर्म की सजा कहां तक और कैसे मिली। आज हम ये सब बातें आपसे शेयर करेंगे और 1947 से 2021 तक हम आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। और प्लीज, अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। शुक्रिया जी। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो हुआ कुछ यूं, 11 मार्च सन 1948 को बंगाल के शहर ढाका में मुजाहरे होने लगे और एक जुलूस मशरकी बंगाल के वजीर आला, जिनका नाम था ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उनके घर के तरफ बढ़ रहा था। कह लो कि जा रहा था। जुलूस का मुतालबा था बंगाल जुबान को पाकिस्तान की कौमी जुबान करार दिया जाए। मुजाहिरीन की इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ी थी कि पाकिस्तान के जो नए सिक्के और टिकट्स जो छापे गए हैं उन पर बंगाली ज़ुबान क्यों नहीं, उन पर उर्दू ज़ुबान क्यों है। इस एहतजाजी जुलूस को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन में जोश और बढ़ रहा था और ऐसा करने पर पुलिस उन मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। ऐसा करने में बहुत से लोग जख्मी हुए और एक नुमाया हैसियत भी जो मौजूद थी, जो जुलूस की क़यादत कर रहा था। और वो नुमाया शख्स कौन था? वही शख्स था जिन्हें आप हम सब जानते हैं। उनका नाम था शेर बंगला अब्दुल कासिम फजल हक के फजल हक। 1948 में चिटागांग से कोयटा तक एक ही बात पर बहस चल रही थी कि कौमी ज़ुबान उर्दू होगी या बंगला या फिर दोनों। और ये सारे तनाज़े का मरकज़ था मशरक़ी बंगाल का मरकज़ी शहर ढाका। 1948 में इसी मसले पर बराह रास्त बात करने बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ढाका आए। उनके चाहने वाले इतने थे जैसे समंदर की लहरें हों। कह लो कि चाहने वालों का समंदर बह रहा था और सबके जहन में एक ही सवाल था कि बंगला कौमी ज़ुबान होगी या नहीं। और आगे जानिए इस जलसे में हुआ क्या था। ज़ुबान से शुरू होने वाला ये इख्तलाफ दुनिया में सबसे बड़ी इस्लामी रियासत को आखिर दो हिस्सों में क्यों तकसीम कराया, और वो भी यूं कि नफरत की इस लहर से आज भी आंच आती है। 1971 की अंदरूनी कहानी क्या थी? 21 मार्च सन 1948 ढाका में रेस कोर्स मैदान और एक धान पान का शख्स स्टेज पर बावकार अंदाज में तकरीर कर रहा था और वो थे बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। उन्होंने बंगाली अवाम को उनकी कुर्बानियों और जदोजहद आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की और फिर वो आए असल सवाल के जवाब की तरफ। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही चाहिए और कोई दूसरी ज़ुबान नहीं। और बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म क्या फरमाते हैं, मैं आप पर बात बिल्कुल वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि बलाशबा पाकिस्तान की रियासती ज़ुबान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी और कोई दूसरी ज़ुबान नहीं चाहिए। और साथ में उन्होंने दलील देते हुए कहा, एक रियासती ज़ुबान के बगैर कोई कौम ज़िंदा नहीं रह सकती। नाज़रीन किराम, मतलब था कि कोई कौम एक ज़ुबान के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। और साथ में ये भी कहा कि बंगला ज़ुबान पर बंगाल की सरकारी ज़ुबान बनाने के मामले पर वहाँ की आवाम ज़रूर गौर करें और मुनासिब वक्त पर यानी आइन की तकमील के वक्त उसका फ़ैसला किया जाए। और बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की इस तकरीर के बाद बंगला में ज़ुबान के मामले पर कुछ देर खामोशी छा गई। 11 सितंबर को जब कायदे-ए-आज़म की वफ़ात हुई तब और जज्बात बेकाबू होने लगे। यहाँ तक के जज्बात बढ़ गए थे कि 23 जून 1949 को मशरक़ी बंगाल के रहनुमाओं ने अपनी एक अलग से सियासी जमात बना ली और ये जमात मुस्लिम लीग के मुकाबले में बनाई गई और इस जमात का नाम अवामी मुस्लिम लीग रखा गया था। और चंद साल बाद अवामी मुस्लिम लीग में से मुस्लिम का लफ्ज़ निकाल कर इसे सिर्फ अवाम लीग कर दिया गया, क्योंकि बंगाल रहनुमा अपनी पार्टी को सेकुलर बुनियादों पर चलाना चाहते थे, मजहबी पर नहीं। इस जमात के पहले सदर थे मौलाना भाषानी और इसके जॉइंट सेक्रेटरी ने तहरीक पाकिस्तान के एक तालिब-इल्म रहनुमा और इसके जॉइंट सेक्रेटरी तहरीक पाकिस्तान के एक तालिब-इल्म रहनुमा भी शामिल थे, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान।
اور اس سے پہلے مجیب الرحمان مسلم لیگ کے طلبہ جماعت MSF میں بھی رہ چکے تھے۔ ان کے سیاسی استاد کا نام تھا حسین شہید سہروردی، جو تقسیم ہند سے پہلے بنگال کے وزیر اعلیٰ، جسے اس وقت وزیر اعظم کہا جاتا تھا، وہ رہ چکے تھے۔ لیکن جب پاکستان قیام میں آیا اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی، اور جب عوامی لیگ بنی تو وہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ تو زبان کے بنیادی اختلاف پس منظر میں سے ہونے والی اس جماعت میں پہلے دن سے اپنے مقصد کے لیے جدوجہد شروع کر، یعنی کہ بنگلہ زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دینے کی کوشش جاری کر دی۔ لیکن 26 جون 1952 کو ایک اور بنگالی رہنما کے ایک بیان سے صورتحال مزید بگڑ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 26 جون 1952 کو پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، جو کہ خود بھی ایک بنگالی رہنما تھے، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ پاکستان کے سرکاری زبان اردو ہی چاہیے، اور یہ اعلان زبان مقرر کرنا اس لیے ضروری تھا۔ اس وقت پاکستان کا آئین بن رہا تھا جس میں زبان کا مسئلہ ظاہری حل کیا جانا تھا۔ عوامی لیگ اس اعلان پر سخت ناراض ہوئی اور اس کے فوراً بعد مشرقی پاکستان میں مظاہرے شروع ہو گئے، احتجاج ہونے لگے۔ عوامی لیگ ان کو لیڈ کر رہی تھی ان مظاہرین کو روکنے کے لیے۔ 20 فروری 1952 کو ڈھاکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے دفعہ 144 نافذ کر دی، یعنی اب 4 سے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو 1952 سے آگے لے کر چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے جب مجسٹریٹ نے دفعہ 144 نافذ کی اس کے بعد کیا ہوا۔ اب کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔